जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अपडेट में मैं आप लोगों को 4 महत्वपूर्ण डिफेंस न्यूज के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया गया नया एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम मैजिस्टर एसवी के बारे में बताऊंगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में इंडोनेशिया के साउथ कोरियन नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्लान में जुड़ने के अपडेट के बारे में बताऊंगा। और वीडियो का तीसरा हिस्सा टोटली टर्किश कंपनी एसल्सन द्वारा बनाया हुआ नया अल्कार 81 mm मोटर के ऊपर होगा। और वीडियो के सबसे आखिरी हिस्से में यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा बनाया हुआ 8x8 आर्मर्ड व्हीकल के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले रूस इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से मैजिस्टर एसवी नामक एक मिलिट्री एयर डिफेंस ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम के सीरियल प्रोडक्शन शुरू किया गया। ये जो नया यूनिफाइड मॉडल है, यह असल में ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसके द्वारा एयर स्पेस का रिकॉनेशन किया जा सकता है और ऐसे रिकॉनेशन के लिए एक्सटर्नल और बिल्ट इन रिकॉनेशन एंड एंटी एयरक्राफ्ट कॉम्बैट कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस तरीके के इक्विपमेंटों में एक यूनिक ऑप्टाई इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल से इसे ऑटोमेटेड डिटेक्शन, रिकॉनेशन और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरीके के ऑटोमेशन के लिए डेवलपर द्वारा एक बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट किया गया है, जिनमें ऐसे अलग अलग एयर थ्रेट का ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टोर किया गया है, जबकि नेचुरल इंटरफेरेंस के रेडिएशन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन किया गया है और इसमें स्टोर किया गया है ताकि सिस्टम के द्वारा थ्रेट और नॉर्मल इक्विपमेंटों के बीच में पहचान बनाया जा सके। इवन दोस्तों, रशियन एयरफोर्स के जरूरत को ध्यान में रखते हुए और ऑटोमेशन को काफी हद तक आगे बढ़ाते हुए इस तरीके के इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट किया गया है, जबकि डेवलपमेंट फेज में ही इसके कई सारे ट्रायल हो चुका है बोल के इसे एक तरीके से एक्सेप्टेंस भी मिल चुका है। रशियन आर्म फोर्सेस की तरफ से एक्सेप्टेंस देने के बाद अब रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से इसे बड़े संख्या में बनाने का भी इरादा रखा जा रहा है, ताकि रशियन आर्म फोर्सेस में इसे एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम के होने के वजह से काफी रैपिडली दुश्मन के टारगेटों को निशाना बनाया जा सकता है, जबकि इसके सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बेहतरीन होने की वजह से और ऑटोमेटेड होने की वजह से ये लंबे समय तक और लगातार बिना ह्यूमन एफर्ट के आसमान में नजर भी रख पाएगा। दोस्तों, अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब KF-X के बारे में जानते हैं, जो असल में साउथ कोरिया द्वारा बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। साउथ कोरिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को जहाँ पे KF-X कहा जाता है, तो वहीं पे इस प्रोजेक्ट में साउथ कोरिया का साथ दे रहा है इंडोनेशिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट को जहां पे IFX कहा जाता है। और अब खबर यह है कि इंडोनेशिया अपने कमिटमेंट को निभाते हुए एयरक्राफ्ट के रोल आउट सेरेमनी के लिए अपने डिफेंस मिनिस्टर को भेजेगा। यनहफ न्यूज एजेंसी के हाल ही के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया अपने कमिटमेंट के तहत इस महीने के अंत में जो साउथ कोरिया में KF-X का रोल आउट सेरेमनी है, उसमें अपने कुछ उच्च मिलिट्री अधिकारियों को भी भेजेगा और साथ में इसमें डिफेंस मिनिस्टर प्रभावो सवेंटियो भी प्रेजेंट रहेंगे। इवन दोस्तों, पिछले महीने साउथ कोरिया के डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी के हेड कांग युन हो इंडोनेशिया के विजिट में गए थे, जहां पे उनके द्वारा इंडोनेशिया को प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इनविटेशन भी दिया गया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत इंडोनेशिया द्वारा साउथ कोरिया को करीबन 20% डेवलपमेंट कॉस्ट दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट जहां पे $7.3 बिलियन कहा जा रहा है, तो वहीं पे 20% मतलब करीब 1.46 बिलियन के भुगतान इंडोनेशिया द्वारा किया जाएगा। और इसके बदले में साउथ कोरिया की तरफ से इंडोनेशिया को प्रोटोटाइप और एयरक्राफ्टों को उनके देशों में बनाने का अनुमति दिया जाएगा। नियमों के मुताबिक 2026 तक इंडोनेशिया को यह भुगतान करना है, जबकि इंडोनेशिया द्वारा $203 मिलियन के भुगतान करने के बाद करीबन $537 मिलियन के ओवरड्यू के साथ इस भुगतान को रोक दिया गया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी आशंका लगाया जा रहा था कि संभावित इंडोनेशिया इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर ले। इस प्रोजेक्ट के अलावा इंडोनेशिया के द्वारा साउथ कोरिया से सबमरीन खरीदने को लेकर भी 2019 में समझौता हुआ था, लेकिन समझौते के बाद बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। साउथ कोरिया के KF-X फाइटर एयरक्राफ्टों के असेंबली कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री में सितंबर 2020 से शुरू हुआ है। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के संभावित प्रोडक्शन 2026 से शुरू हो सकता है। साउथ कोरिया द्वारा ऐसा 120 फाइटर एयरक्राफ्टों को 2032 तक अपने एयरफोर्स में भी शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। इवन साउथ कोरिया इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अपने पुराने हो चुके F4 और F5 फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए करेगा। साउथ कोरिया की तरफ से इस साल के अंत तक ऐसे 3 प्रोटोटाइपों को निर्माण करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि नेक्स्ट ईयर के मध्य तक साउथ कोरिया संभावित और 3 प्रोटोटाइपों के ऊपर काम करे। जबकि इन प्रोटोटाइपों के अलावा 2 ऐसे कॉपीज भी बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल ग्राउंड टेस्ट के लिए किया जाएगा। दोस्तों, KF-X फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके कहा जा रहा है कि ये संभावित एक 4.5 जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो कि मैक्सिमम मार्क 1.18 के रफ्तार से उड़ान भर सकेगा। जबकि इन एयरक्राफ्टों के रेंज 2900 किलोमीटर और मैक्सिमम पेलोड क्षमता 7700 किलोग्राम तक होने का संभावनाएं हैं। एयरक्राफ्टों में टोटल 10 हार्ड पॉइंट होगा, जिसके सहारे अलग अलग तरीके के हथियार
और फ्यूल टैंकों को कैरी किया जा सकेगा। इवन दोस्तों एयरक्राफ्ट को लेके ये भी कहा जा रहा है कि इसमें दुनिया के बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि जर्मनी के द्वारा बनाया हुआ IRIS-T और MBDA के एक्टिव रडार गाइडेड मीटियोर मिसाइलों को लगाया जाएगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का तीसरा अपडेट मतलब टर्किश कंपनी असाल्सन के तरफ से बनाया हुआ अल्कार 81 मिलीमीटर मोटर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टर्किश कंपनी असाल्सन के तरफ से अल्कार नामक एक ऐसे वेपन सिस्टम को दुनिया के सामने लाया गया है जो असल में एक टॉरेट माउंटेड 81 मिलीमीटर के मोटर सिस्टम है, जिसमें ऑटोमेटेड बैरल गाइडेंस सिस्टम, ऑटोमेटेड एमुनेशन लोडिंग सिस्टम, रिकॉइल मैकेनिज्म और एक फायर कंट्रोल सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इन मोटर सिस्टमों को ऐसे बनाया गया है कि ये किसी भी तरीके के टर्किश मेड हो या फिर फॉरेन मेड 81 मिलीमीटर के मोटर के गोले को दाग सकता है, वो भी बिना किसी ग्रुप्स के। और दोस्तों इन सिस्टमों को ट्रैक्ड या व्हील्ड व्हीकलों के ऊपर भी फिट किया जा सकता है, जबकि इसे टैंक या मॉड्यूलर फिक्स्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर भी फिट किया जा सकता है। और इस तरीके का फीचर इसका एडवांस टॉरेट होने की वजह से है। मोटर के स्मूथ और राइफल बैरल के ऊपर मोटर का रेंज डिपेंड करता है और कहा जा रहा है कि ये 100 मीटर के रेंज से लेके 6.4 किलोमीटर के रेंज तक टारगेट को निशाना बना सकता है। इवन दोस्तों असाल्सन कंपनी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि ऐसे मोटर सिस्टमों को 1 मिनट से भी कम समय के अंदर फायर के लिए तैयार किया जा सकता है, जबकि ये ऑटोमेटेड और मैनुअली दोनों तरीके से फायर कर सकता है। कंपनी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉरेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, बोल के ये 360 डिग्री में घूम सकता है और एक ऑर्डिनरी मोटर के जैसे ये हाई बैरल एंगल से भी फायर कर सकता है। एक्यूरेट टारगेटिंग के लिए इसमें एक बेहतरीन पोजिशनिंग सिस्टम इस्तेमाल करने का भी बात कहा गया है, जबकि इसके अलावा भी इसमें फायर कंट्रोल और बैलिस्टिक मैकेनिज्म को काउंट करने के लिए इक्विपमेंटों के इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से बनाया हुआ 8x8 रवादान आर्मर्ड व्हीकल के बारे में। IDEX 2021 में यूनाइटेड अरब अमीरात बेस्ड कंपनी अल जसोर की तरफ से रवादान नामक इस 8x8 आर्मर्ड व्हीकल को दुनिया के सामने लाया गया। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि इस व्हीकल के ऊपर अमेरिकी कंपनी रैथियन की तरफ से बनाया हुआ एक लेजर हथियार को भी प्लेस किया गया था। वैसे तो देखा जाए रवादान व्हीकल के डिजाइन और डेवलपमेंट अल जसोर की तरफ से किया गया है, लेकिन इसका बेस वर्जन असल में टर्किश कंपनी ओटाकार की तरफ से बनाया गया है। टर्किश आर्मी में इस्तेमाल होने वाले आर्मा 8x8 आर्मर्ड व्हीकल ही रवादान के बेस व्हीकल है। इवन दोस्तों रैथियन के लेजर वेपन के अलावा अल जसोर की तरफ से रशिया द्वारा बनाया हुआ BMP-3 में इस्तेमाल होने वाले टॉरेट को फिट करते हुए भी एक रवादान व्हीकल को इस एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया गया था। रवादान व्हीकल फिलहाल यूनाइटेड अरब अमीरात के आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल हो रहा है और 2017 में यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से ऐसे 400 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों को ऑर्डर किया गया था, जो बेसिकली टर्किश ओटाकार और अल जसोर द्वारा ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया जा रहा है। इन व्हीकलों को कई सारे रोल निभाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के अलावा ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल, रिकॉनेसेंस व्हीकल, मोटर कैरियर, रिकवरी व्हीकल और फील्ड एम्बुलेंस के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। और दोस्तों इसका जो APC वेरिएंट है मतलब आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वेरिएंट है, ये कम से कम 12 आर्मी के पर्सनलों को कैरी कर सकेगा। इन व्हीकलों में 6 सिलेंडर वाला वाटर कूल टर्बो चार्ज डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका क्षमता 600 HP है, जबकि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम और साथ में सामने की तरफ 6 गियर और रिवर्स के लिए 1 गियर का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसका अधिकतम रफ्तार 105 किलोमीटर पर आवर है, जबकि यह 700 किलोमीटर तक ऑपरेट हो सकता है। इवन इसके एम्फीबियस वर्जन पानी में करीबन 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तैर भी सकता है। कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि इन व्हीकलों के पास 14.5 मिलीमीटर के कैलिबर के बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, जबकि ये 10 किलोग्राम के TNT के एक्सप्लोसिव को भी झेल सकता है। इसका वजन करीबन 30,000 किलोग्राम और इसका लंबाई करीबन 8.1 मीटर है, जबकि इसका चौड़ाई 3.25 मीटर और इसका ऊंचाई 2.35 मीटर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।